basic components, biotic as well as abiotic components, interaction between biotic as well as abiotic components. Biotic components में और abiotic components में interaction. अब interaction किस context में बोल रहे हैं अपन? Interaction in terms of energy flow, nutrient flow, formation of biomass. तो बायोमास का फॉर्मेशन हो रहा विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, और एनर्जी का काम क्या है? किसी भी मटेरियल को बनाने के लिए। थोड़ा सा बेसिक लेवल पे समझने की कोशिश करो। कोई भी चीज बन रही और कोई भी चीज ब्रेक हो रही, उसके लिए अपने को एनर्जी की जरूरत पड़ रही। कोई भी चीज बन रही मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रही, एनर्जी कंज्यूम हो रही, और कोई भी चीज ब्रेक हो रही मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही, एनर्जी रिलीज हो रही। तो बनने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ रही मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा, मतलब बायोमास का फॉर्मेशन हो रहा, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन विद द हेल्प ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय सन, है ना। सन की एनर्जी हमको मिलेगी, और वो पर्टिकुलर एनर्जी जिसको मैं इंसिडेंट सोलर रेडिएशन बोल रहा, जो लेस देन 50% है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन बोलूंगा मैं उसको, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और उन फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को 2 to 10% एनर्जी सस्टेन होती, मतलब हम बहुत कम एनर्जी यूज करते। फिर अब जितना भी हमारा बायोस्फीयर है वहां पर प्रोड्यूसर जो रहेंगे, जिसको हम प्लांट्स बोलेंगे, अल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट्स है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव बैक्टीरियाज है, ये क्या करेंगे? लाइट एनर्जी को ट्रैप करेंगे। और ये प्रोसेस तुमको मालूम है कि वो क्या करेंगे? केमिकली स्टोर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उस फोटोनिक एनर्जी को। सबको मालूम नहीं, वही है, कुछ भी नहीं है इसमें समझने के जैसा, ठीक है। डेट्रिटस फूड चेन DFC और ग्राजिन फूड चेन GFC, DFC एंड GFC। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? इट बिगिंस विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। क्यों? तो मैंने डेट्रिटस का मीनिंग समझाया था कल तुमको। जो डेड मैटर है प्लांट और एनिमल्स का, उसको डेट्रिटस बोलते हैं। उसको फिर क्या करना है? हमको डिकम्पोजिशन करना है। डिकम्पोजिशन के कितने स्टेप है? कल मैंने बताया था ना, कौन से? ये स्टेप्स याद रहना, और स्टेप में क्या होता है ये भी याद रहना। रिवीजन में ये सब चीजें आने वाली हैं। तो सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे? सिंप्लीफिकेशन करेंगे उस न्यूट्रिएंट्स का। ग्राजिन फूड चेन स्टार्ट होती ऑटोट्रॉफ से, प्रोड्यूसर से, ठीक है। यहाँ पर देखो, एक्वाटिक इकोसिस्टम ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, दोनों में एक डिफरेंस है फूड चेन के हिसाब से। GFC इज ग्रेटर देन DFC इन एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या है? GFC ज्यादा है एज कंपेयर टू DFC। इसमें MCQ आते और GFC DFC रहता है, जो लोग पढ़ते नहीं उनको खुद नहीं समझता है GFC क्या है, DFC क्या है। और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में DFC इज ग्रेटर देन GFC। ये रिलेशन मालूम होना, MCQ पूछता है। अगर ये यूनिट से क्वेश्चन आना है तो ज्यादातर प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन यही आए, ठीक है। फूड वेब, कनेक्शन ऑफ फूड चेन्स। फूड वेब भी तुमको मालूम है। फूड वेब क्या है और फूड चेन क्या है? फूड चेन मतलब एनर्जी फ्लोइंग पैटर्न। ऑर्गेनिज्म इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म एनर्जी प्रोवाइड करेंगे हेटेरोट्रॉफ्स, फिर हेटेरोट्रॉफ्स में प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कार्निवोरा, टर्शियरी कंज्यूमर। ऐसा क्या होगा? इंटरडिपेंडेंसी रहेगी। अब ये जो पर्टिकुलर फूड चेन है, ये फूड चेन ब्रेक होकर किसी दूसरे डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, मतलब दूसरे डायरेक्शन में इन द सेंस इंटरमिक्सिंग हो सकते मल्टीपल चेन्स। मल्टीपल चेन्स मतलब अब ये बात जाती नेचुरल हैबिटेट्स पे और एनिमल के बिहेवियर पे, एनिमल के हैबिटेट्स पे,
कि उनका फूड पैटर्न कैसा है, उस हिसाब से हम चेन कंसिडर करते हैं। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कंसेप्ट बहुत सिंपल कर दिए हमने फूड चेन बता के, लेकिन प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझे? तो उसको हम क्या बोलेंगे फिर? फूड वेब बोलेंगे। वेब मतलब क्या? नेटवर्किंग, जाल। वेब मतलब नेटवर्किंग और जाल। ट्रॉफिक लेवल लोअर क्लासेस में था शायद ये तुमको, ठीक है? ट्रॉफिक लेवल जो अभी मैंने डिस्कस किया, ठीक है? डिफरेंट टाइप के ट्रॉफिक लेवल है। प्राइमरी प्रोड्यूसर है, वहां पर एनसीईआरटी में डायग्राम भी है, देख सकते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। प्राइमरी प्रोड्यूसर जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, प्राइमरी कंज्यूमर ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, टर्शियरी थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, और सेकेंडरी थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, सॉरी, और थर्ड कंज्यूमर फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल दैट इज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, एग्जांपल है फाइटोप्लैंक्टन और प्लांट्स। कुछ है क्या इसमें नहीं समझने के जैसा? फर्स्ट कंज्यूमर, सेकंड ट्रॉफिक लेवल ऑर्गेनिज्म हर्बिवोरा, जूप्लैंक्टन, और वहां पर ग्राजिंग एनिमल्स ले सकते। सेकंड कंज्यूमर, थर्ड ट्रॉपिक लेवल कार्निवोरा, उसमें बर्ड्स और फिशेस आएंगे। थर्ड कंज्यूमर, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल टॉप कार्निवोरा आएंगे, मैन और लॉयन। अब जरूरी नहीं है कि थर्ड कंज्यूमर ही रहना मैन, वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे भी ला सकते हैं अपन उसको, है क्या नहीं? डिपेंडिंग ऑन द फूड हैबिट थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे भी आ सकते हैं और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे भी आ सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर एग्जाम्पल्स याद रखो, एनसीईआरटी ने दिया है तो रिलेट करना आना चाहिए। मिसमैच करके पेयर देंगे ये तीनों भी। यहाँ पर क्या है? ट्रॉफिक लेवल, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल विथ रेस्पेक्टिव प्रॉपर एग्जाम्पल, ठीक है? ये तीनों भी क्या है? हमको प्रॉपर रिलेशन में जमाते आना चाहिए अगर एमसीक्यू आता है, ठीक है? इसमें है क्या कोई पॉइंट नहीं समझने के जैसा? बोलो जल्दी। एनसीईआरटी का डायग्राम नंबर कितना है? ये ट्रॉफिक लेवल का कितना? 14.2, डायग्राम नंबर 14.2 भी देखना है तुमको एनसीईआरटी में, ठीक है? वही यहाँ पर मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद है स्टैंडिंग क्रॉप दैट इज बायोमास, नंबर ऑफ यूनिट एरिया। मतलब क्या? जो लाइफ फॉर्म में है ऑर्गेनिज्म, दैट इज द स्टैंडिंग क्रॉप। उसमें प्लांट्स खास तौर पे आ गए, बाकी सब ऑर्गेनिज्म, हम सब भी आ गए। स्टैंडिंग क्रॉप मतलब जो अभी लाइव स्टेट में है, ठीक है? जब भी डेड होगा तो सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म उसको सिंप्लीफाई करेंगे, या फिर जो टॉप ट्रॉफिक लेवल पे है, टॉप लेवल पे है, वो उनको यूज करेंगे। तो एनर्जी जो फ्लो होंगी एक तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होंगी। अगर एक्सीडेंटली डेथ होती है तो फिर सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म या फिर टॉप कार्निवोरा यूज करेंगे ऑर्गेनिज्म। लेकिन जब तक वो लाइव स्टेट में है, मतलब एनर्जी को कैरी कर रहा है, ट्रांसफर नहीं कर रहा है अभी, तो वो क्या है? स्टैंडिंग क्रॉप है। और बायोमास बोल सकते हैं, और बायोमास को हम कैलकुलेट करते ड्राई वेट के कॉन्टेक्स्ट में, बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहता फिर वो, मतलब वाटर मॉलिक्यूल भी रिमूव करते, बाकी सब न्यूट्रिएंट्स जो रहेंगे वो क्या है? बायोमास है। बायोमॉलिक्यूल से रिलेट करना है इसको डायरेक्टली, ठीक है? नंबर इन यूनिट एरिया, ये कॉन्टेक्स्ट में है, चल रहा है न्यूट्रिएंट्स के। न्यूट्रिएंट्स का कॉम्प्लेक्सेशन, न्यूट्रिएंट्स का सिंप्लीफिकेशन। न्यूट्रिएंट का कॉम्प्लेक्सेशन ये मेटाबॉलिज्म की वजह से होता, और न्यूट्रिएंट्स का सिंप्लीफिकेशन ये सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता, कैटाबॉलिक एक्टिविटी के थ्रू। सिंप्लीफिकेशन होगा तो सॉइल में मिक्स होंगे, कॉम्प्लेक्सेशन होगा तो प्लांट के थ्रू प्राइमरी प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे, फिर उसमें और कॉम्प्लेक्सेशन करेंगे एनिमल्स, ठीक है? एनिमल्स में और न्यूट्रिएंट्स का कॉम्प्लेक्सेशन होगा इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन के चलते, और एनर्जी ये ट्रांसफर होती जाएगी, ठीक है? और एनर्जी कैसे ट्रांसफर होंगी ये तुमको मालूम है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन ग्राजिंग फूड चेन, 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ये कंसेप्ट है कि क्या होगा? 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी, मतलब प्लांट्स ने 100% एनर्जी बनाए तो 10% क्या होगी? ट्रांसफर होगी। अब एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही, एक्चुअली बोलने का मतलब ये है
कि जितना ज़्यादा टॉप जाएंगे हम ऑर्गेनिज्म के लेवल पे उतना ज़्यादा एनर्जी कम मिलेगी। एनर्जी क्या हो जाएगी? लॉस हो जाएगी। मतलब वो न्यूटन का लॉ भी है ना, न्यूटन का लॉ क्या है? जो सेकंड वाला लॉ है, फर्स्ट वाला नहीं। एनर्जी ट्रांसफर होती कुछ ना कुछ अमाउंट में हीट के फॉर्म में। एनर्जी का जो इंटर कन्वर्जन होता, मान लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन रही, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही मैकेनिकल एनर्जी में, तो पूरी का पूरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ अमाउंट उसका हीट एनर्जी में लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो वही उसी टाइप का कंसेप्ट है यहाँ पर। 100% जो ऑर्गेनिज्म ने एनर्जी बनाए वो पूरी का पूरी आगे के ऑर्गेनिज्म में नहीं जाएगी, एनर्जी लॉस होगी। वो कंसेप्ट है यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। और इकोलॉजिकल पैरामीटर के कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे तो तुमको और ज्यादा यहाँ पर क्लियर होगा। ठीक है, पैरामीटर, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स के पैटर्न हमको मालूम होना है, एमसीक्यूज इस पे भी आते हैं। ठीक है, पैरामीटर ऑफ नंबर, पैरामीटर ऑफ बायोमास, पैरामीटर ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर जो देखे वही पॉइंट को हम थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से देख लेते। अब ये क्या है? स्टडी के मेथड है, इकोलॉजिकल स्टडी के मेथड है, बात समझो। ठीक है, इसके मेरिट्स भी हो सकते, कुछ डिमेरिट्स भी हो सकते, जरूरी नहीं है हर एस्पेक्ट कवर होना। यहाँ पर ये जो मेथड है, ये स्टडी के मेथड में हर एस्पेक्ट इकोसिस्टम का कवर होना जरूरी नहीं है। कुछ चीज़ों के रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते, कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते। देखो यहाँ पर पैरामीटर ऑफ नंबर, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का रेफरेंस लिया अपन ने। ठीक है, ग्रासलैंड, कोई भी एक स्पेसिफिक ग्रासलैंड इकोसिस्टम का रेफरेंस है, कंसीडर करो अकॉर्डिंग टू डाटा गिवन बाय आवर एनसीईआरटी। प्राइमरी प्रोड्यूसर के नंबर्स ये बहुत ज्यादा है। ठीक है, लैक्स ऑफ नंबर में है, मल्टीपल लैक्स में। फिर प्राइमरी कंज्यूमर, तो नंबर्स क्या हो रहे? कम हो रहे, नंबर कम होते जा रहे। तो ये जो पैरामीटर बनेगा वो किस टाइप का पैरामीटर रहेगा फिर? ये पैरामीटर को क्या बोलेंगे? अपराइट बोलेंगे ना। ठीक है, अपराइट टाइप का ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। यहाँ पर पैरामीटर ऑफ बायोमास, यहाँ पर देखो जैसे जैसे क्या हो रहे, ऑर्गेनिज्म हम हायर ट्रॉफिक लेवल पे जा रहे तो बायोमास कम हो रहा, मतलब नंबर ज्यादा है तो बायोमास ज्यादा है, नंबर कम है तो बायोमास कम है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात चल रही है। ठीक है, तो ये भी उसी टाइप का पैरामीटर रहेगा। यहाँ पर जो पैरामीटर है एक्वाटिक इकोसिस्टम का वो थोड़ा सा उल्टा है, इन्वर्टेड टाइप का यहाँ पर हमको पैरामीटर मिलेगा, उसका बिल्कुल अपोजिट, अपराइट और इन्वर्टेड। ठीक है, इस टाइप का यहाँ पर हमको पैटर्न मिलेंगे एक्वाटिक इकोसिस्टम में। ठीक है, एक्वाटिक इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कम है और उन पे जो डिपेंड है जूप्लैंक्टन वो ज्यादा है। प्लैंक्टन पे डिपेंड है जूप्लैंक्टन, मतलब प्लांट्स जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलूंगा मैं, प्लांट वर्ड भी यूज नहीं करता। चलो, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स है वो जो भी एनर्जी बनाएंगे तो ज्यादा मॉड्यूल उन पे डिपेंड है, ज्यादा यूनिट्स उन पे डिपेंड है। ठीक है, नंबर के हिसाब से बता रहा। पैरामीटर ऑफ एनर्जी, वहां पर भी देखो एनर्जी ट्रांसफर होते कम हो रही, जैसे जैसे हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे तो एनर्जी कम होगी। 10% देखो ना। लिमिटेशंस, पैरामीटर स्टडी के कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, सेम स्पीसीज ऑफ 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल आर नॉट कंसिडर्ड। मतलब क्या? फूड वेब की बात करेंगे हम, सिंपल फूड वेब को यहाँ पर वो स्पेसिफाई नहीं करता। सेम स्पीसीज ऑफ 2 और मोर ट्रॉफिक लेवल आर नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, जैसा हम हैं, हमारे 2 ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं। हर्बीवोरा की अगर बात करेंगे तो वो भी कैटेगरी में आते हैं, अपन कार्निवोरा में भी आते हैं, टॉप कार्निवोरा में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो लिमिटेशन है, एक्सप्लेनेशन नहीं देता उसको, कि तो कॉम्प्लेक्स स्टडी हो जाती फिर। जितना सिंपल ये बता रही उतना सिंपल फिर नहीं होगा। समझ में आ रहा है कौन जा रहा? समझ में आ रहा? ये पूरा स्टैटिकल स्टडी है, स्टैटिक्स पे
समझ रहे क्या पक्का? इट अज्यूम सिंपल फूड चेन कंसीडर करके चलेंगे। डज नॉट अकोमोडेट फूड वेब, जो ऊपर अभी बताया मैंने। सैप्रोफाइट्स आर नॉट रिप्रेजेंट, यहाँ पर क्या है, सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट नहीं होता, मतलब डीएफसी को रिप्रेजेंट नहीं करते हो। यस, किसको रिप्रेजेंट नहीं करते? डीएफसी को रिप्रेजेंट नहीं करते, डीएफसी को रिप्रेजेंट नहीं करते पिरामिडल स्टडीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक बार फिर शॉर्ट में रिवीजन लेंगे। टू इंटरैक्शन नहीं हो रहा, मैं अपना कोई क्वेश्चन पूछ रहे भी नहीं और साथ में रिस्पॉन्स उतना नहीं कर रहे, तो शायद नींद मार रहे तुम यहाँ पे हो, शहरी के बाद सोते ना, तो वो सो रहे तुम यहाँ पे आके, मुझे ऐसा लग रहा। ठीक है, समझ में आ रहा? ठीक है, पता नहीं मेरे को नहीं मालूम कितना समझ में आ रहा, लेकिन समझना जरूरी है, ऑप्शन है ना दूसरा, डू और डाई वाली कंडीशन है, करो या मरो। फिर इंसिडेंट सोलर एनर्जी, उसका कैलकुलेशंस देखें, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, उसका यूटिलाइजेशन देखें इन टर्म्स ऑफ नंबर, डीएफसी देखें, जीएफसी देखें। ठीक है, डीएफसी मतलब क्या, जो सैप्रोफाइटिक फूड चेन से स्टार्ट हो रहा, जीएफसी ऑटोट्रॉफ से स्टार्ट हो रहा है ना, बहुत सिंपल है। एक्वाटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को रिलेट करें जीएफसी और डीएफसी के साथ, तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में जीएफसी ज्यादा होता, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डीएफसी चेन बहुत ज्यादा फॉलो होती। फूड वेब भी तुमने देखे, ट्रॉफिक लेवल देखे, डिफरेंट प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, उसके बाद फिर देखो ओवरऑल अपन क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स का साइकिल देखें, मतलब न्यूट्रिएंट का फ्लो देख रहे, बायोटिक सिस्टम में न्यूट्रिएंट्स कैसे आ रहे और अबायोटिक सिस्टम में न्यूट्रिएंट्स कैसे आ रहे, मतलब जो तुम्हारा फिजिकल वर्ल्ड है और जो तुम्हारा बायोलॉजिकल वर्ल्ड है वहां पर कैसे चेन फॉलो हो रही है, आगे न्यूट्रिएंट साइकिल भी देखना है। मतलब नॉन लिविंग में न्यूट्रिएंट्स कैसे जा रहे हैं, मतलब सॉइल में, और सॉइल से फिर लिविंग फॉर्म में, लिविंग सिस्टम में, लिविंग वर्ल्ड में कैसे आ रहे हैं, ये अपन समझने की कोशिश कर। एनर्जी रहने दो, न्यूट्रिएंट्स रहने दो, हर चीज कंसीडर होगी। बायोमास मतलब न्यूट्रिएंट्स कंसीडर करो, बायोमास मतलब क्या, न्यूट्रिएंट्स कंसीडर करो। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप दैट इज नथिंग बट अ बायोमास। फिर इकोलॉजिकल पैरामीटर्स देखें, इकोलॉजिकल पैरामीटर्स में दो टाइप के पैरामीटर्स हो सकते हैं, एक अपराइट टाइप का पैरामीटर्स हो सकता है, एक इन्वर्टेड पैरामीटर्स हो सकता है। ये अपराइट पैरामीटर्स और ये इन्वर्टेड पैरामीटर्स। तो एमसीक्यूज पूछता पैरामीटर ऑफ नंबर नॉर्मली जनरली कैसे आता है ग्रास लाइन इकोसिस्टम का, ऑप्शन रहते वहां पे अपराइट, इन्वर्टेड, और दो ऑप्शन ऐसे रहते जिसने कुछ नहीं पढ़ा वैसे उनको वो जरूरी रहता ठीक करना, नहीं पढ़े हमने हम गलत ही करेंगे ऐसा। ठीक है, तो वो हिसाब से तो यहाँ पर देखो रिलेट कर रहे हो पूरे फिगर्स को, डायग्राम्स को नंबर्स के साथ। पिरामिड ऑफ बायोमास देखो, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का अपराइट है, एक्वाटिक इकोसिस्टम का इन्वर्टेड है। डिपेंडेंसी ज्यादा है, प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन ज्यादा है, डिपेंडेंसी कम है। और ये सारी का सारी एनर्जी, सारी का सारी जो बॉन्ड फॉर्मिंग प्रॉपर्टी है वो हमको फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन प्रोवाइड कर रहे, फोटोन एनर्जी, उसके वजह से बॉन्ड बन रहे। समझे क्या? बॉन्ड बनाने के लिए फोटोनिक एनर्जी और बॉन्ड तोड़ने के लिए केमिकल एनर्जी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, कैटालाइटिक एक्टिविटी होंगी, बॉन्ड ब्रेक होंगे, फिर एनर्जी रिलीज होगी। तो जितनी कंज्यूम हुई थी उतनी एनर्जी रिलीज होंगी, लेकिन यूज पूरी नहीं होगी, कुछ ना कुछ लॉस होगी, एनर्जी फ्लो होते रहते। यहाँ पर वही बात कर रहे हो, पैरामीटर ऑफ एनर्जी भी देखो। और ये जो पैरामीटर स्टडी है, इकोलॉजिकल पैरामीटर स्टडी, उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी यहाँ पर एनसीईआरटी में मेंशन किया, मैंने भी यहाँ पर बोर्ड पे मेंशन किया। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट को एमसीक्यू से रिलेट करना जरूरी है, ये पढ़ते टाइम इंटरेस्ट आना जरूरी है। जितने भी हम टॉपिक देख रहे ये रिवीजन करना इन पे जरूरी है। अगर तुम रिवीजन नहीं करेंगे तो ये जब का तब समझ में आ जाएगा, बाद में भूल जाएंगे। इकोलॉजी का यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे नहीं मालूम तुम्हारे नजदीक कितना इसको वेटेज है, नीट के एग्जाम में तो इसको बहुत वेटेज रहने वाला है, लेकिन तुम कितना वेटेज देते ये तुम्हारे पे डिपेंड है।
तो स्टडी करो, जो सिंपल टॉपिक है, इजी टू अंडरस्टैंड है, उसको फोकस करो, आसानी से मिलने वाले मार्क्स पहले लो। पढ़ने के टाइम भी स्मार्ट वर्क भी होना, जैसे कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा टफेस्ट लेवल के रहते तो वो भी करना चाहिए अपने को पक्के, लेकिन जो आसानी से एब्जॉर्ब हो रहे वो चीज़ क्यों छोड़ने का। इकोलॉजी समझना मुश्किल है क्या? चिल्लर टॉपिक है, इन्वायरमेंटल साइंस है, 10th में भी था, 9th में भी था, बेसिक कंसेप्ट। सिर्फ इंफॉर्मेशन दिमाग में रखना है, शॉर्टकट दिमाग में रखना है, वैल्यूज और फिगर्स दिमाग में रखना है, रिलेट करने का है सिर्फ। ऑप्शन भी सामने रहेंगे, क्वेश्चन भी सामने रहेंगे, ऑप्शन में जो एक आंसर है छुपे हुआ वो ढूंढ के निकालना है। कितना सिंपल रहने वाला है देखो, अगर स्मार्टली काम करेंगे। अगर टफ और हार्ड समझ के काम करेंगे तो ऑप्शन भी सामने, क्वेश्चन भी सामने, फिर भी रॉन्ग करेंगे तो क्यों? थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से। तो मेहनत बहुत कम करना है इकोलॉजी के लिए, दिमाग कम लगाना है, लेकिन अच्छे से पूरा कवर हो जाता और तुम्हारी 20 से 30 मार्क की तैयारी हो जाती ये यूनिट को लेकर। तो पढ़ रहे क्या रोज? हाँ, जरूरी है बेटा। तुम नहीं पढ़ेंगे ना तो तुम्हारा तो लॉस है और मुझे बहुत तकलीफ होती उससे। सेल्फ स्टडी करना जरूरी है, रेगुलर क्लास को आना जरूरी है। अगर रेगुलर नहीं आ रहे तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखना जरूरी है। क्यों? तो अभी कोरोना की वजह से कंपलसरी नहीं करे अपने बच्चों को, जो खुशी से आना चाह रहा है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क, सैनिटाइजर सब यूज करके। अभी जैसा बैठे हुआ है, एक वहाँ पर बैठा तो दूसरा कितने दूर बैठा, तो ऐसी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। 4 से 5 बच्चे कंपलसरी रहेंगे, बाकी के बच्चे घर पे भी बैठ के देख सकते। जैसा अभी 3 ही लोग हैं यहाँ पे बैठे, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। बाकी सबने क्या करना है, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है, ठीक है। तो मुस्कुरा सकते, हंस भी सकते सब लोग, अच्छी बात है हंसना, रोना बुरी बात है, लेकिन अगर मार्क्स कम आए तो हंसना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। मार्क्स कम आए तो हंसना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा हंसने के लिए मार्क्स अच्छे लाओ ताकि और खुश हो सके, ठीक है। चलिए इस पे एमसीक्यू सॉल्व करना ज़रूरी है।